गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो आज अपन लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में अपन एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने 3 कंसेप्ट को पढ़ा था। पहला था आपका सिस्टम थ्योरी, दूसरा था आपका टाइम डायमेंशन और तीसरा था आपका डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज। तो ये तीनों कंसेप्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस के संबंध में। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव तरीके से काम करना चाहती है तो उसको उन तीनों कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो इफ़ेक्टिव तौर पे काम कर पाती है, मार्केट में सस्टेन रह सकती है। देन हमने इसके अंदर पढ़ा था क्राइटेरिया कौन कौन सा है। अब हम पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है वो है आपका लिमिटेशंस ऑफ ओबी। तो इसमें हमें नज़र आता है कि हमारे पास 3 मेजर लिमिटेशंस हमें नज़र आ रही हैं। पहला आता है बिहेवियरल बायसनेस। तो बिहेवियरल बायसनेस को मैं देखिए कि जब हम ओबी की बात कर रहे हैं तो हम एक छोटे से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि हम बार बार एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ किसका पार्ट है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जबकि अगर हम बिजनेस को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, तो वहाँ पे सॉरी, एनवायरनमेंट में 2 कंसेप्ट आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल तो हम लोग पढ़ रहे हैं पर एक्सटर्नल को हमने यहाँ पे छोड़ रखा था। तो एक्सटर्नल एक बहुत बड़ा ब्रॉडर सेंस है। इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमने देखा एक्सटर्नल में बहुत सारे कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शायद आपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट में पढ़ा है आपका ब्रॉडर कंसेप्ट। तो अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती है पब्लिक से, ओवरऑल पब्लिक। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सबसे रिलेट कहाँ हो रहा है? पब्लिक से हो रहा है। तो यदि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें समझना है तो हमें इस सोशल सिस्टम को समझना पड़ेगा, इन पब्लिक को समझना पड़ेगा। दूसरा आता है लिमिटेशन में अ डिमिनिशिंग रिटर्न। देखिए कि हर चीज़ गुड्स से हम रिलेट करें ये ज़रूरी नहीं है। मोर ऑफ द गुड थिंग इज़ नॉट नेसेसरी गुड। अगर हम जितनी भी अच्छी बातें कर रहे हैं वो हर बार अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को हम कैसे मोटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, पर ये सिचुएशन पे बहुत बेस्ड है। हर सिचुएशन पे एक ही रिजल्ट आएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस तब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक हमें ह्यूमंस के साथ फैक्टर्स को हम नहीं रिलेट करते। फैक्टर्स से मतलब है कि हर पर्सन की सिचुएशंस टाइमली अकॉर्डिंग अलग अलग होती है और फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। तो हर सिचुएशन पे एक ही रिजल्ट आएगा ये ज़रूरी इसमें नहीं हो सकता। फिर आता है अनएथिकल मैनिपुलेशन। हम कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि अच्छे आउटपुट के लिए, रिजल्ट के लिए अपने यहाँ पे टेक्निक्स में कुछ चीज़ें करती हैं जो कि अनएथिकल भी हो जाती हैं। तो इन अनएथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस को उसको भी हम इसकी एक लिमिटेशन मानते हुए चल रहे हैं। वो कौन, अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा की फोर्सेस अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है और चैलेंजेस को इंक्रीज करता है। पहला है पीपल। देखिए पीपल क्या है? पीपल वो पर्सन है जो कि जिसमें जान है, जो जी रहा है, लाइव एनिमल है, जो सोच सकता है, जिसके अंदर फीलिंग्स है। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ये तीनों चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं और तभी वो वर्क को कंप्लीट करता है। पीपल जो होते हैं यानी एम्प्लॉयज़ हमारा इंटरनल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जब हमने पहले भी पढ़ा। और ये जो इंटरनल पार्ट है ये एक एक्सटर्नल पोर्शन से रिलेट करता है, यानी एक्सटर्नल सोशल सिस्टम से रिलेट करता है। तो कई बार जो हमारे पीपल्स होते हैं वो एक्सटर्नल से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनका जो मोटिवेशन लेवल है, काम करने का जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। दूसरा आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशनशिप होनी चाहिए, जहाँ 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 लोग आपस में काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, उनके आपस में एक रिलेशनशिप को डेवलप करना है। पर ऑर्गेनाइजेशन को सारे गोल्स अचीव करने के लिए ज़रूरी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक साथ मिलके, सभी मिलके कॉमन गोल को अचीव करें। तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर पर्सनल का एक रिलेशनशिप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ होना चाहिए, जो थोड़ा सा कई बार क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। तीसरा आता है आपका टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ये एक्सटर्नल से रिलेट करती है और अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या एक मैकेनिकल प्रोसेस हमें नज़र आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी सडनली इतनी चेंज हो जाती है कि ह्यूमंस यानी पर्सनल्स उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते। ये भी एक मेन फैक्टर आता है। फिर आता है एनवायरनमेंट। सभी ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में कितने फैक्टर्स आते हैं, दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ लोग कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये बोथ कौन से हैं, लार्ज सिस्टम फैक्टर्स है। तो यदि हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, अगर हम छोटे पैमाने पे देखते हैं तो कुछ चीज़ें हम इंटरनली तो चेंज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नली हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो फैक्टर्स हैं, लार्ज फैक्टर्स, ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। इन्हीं 4 फैक्टर्स के बेसिस पे हमें कुछ सॉल्यूशंस नज़र आते हैं कि कैसे आजकल के मैनेजर्स इन फोर्सेस को, इन फैक्टर्स की वजह से अपने चैलेंजेस को कोप अप करते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को वो थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर पाते हैं। तो पहला आता है मैनेजिंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। देखिए आजकल के बिजनेस को कहा जाता है चेंजेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस आजकल के बिजनेस के अंदर आते हैं। ग्लोबल मार्केट में आजकल बहुत चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही हैं, और कोई भी कंपनी यदि अपने आप को सस्टेन करना चाहती है, मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहती है, तो उसको इन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर समझ में आते हैं, क्योंकि जब हम इंटरनेशनली डील करते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है। नई ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं तो नया कल्चर डेवलप होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती हैं तो अगेन न्यू कल्चर डेवलप होता है। तो जो हॉफिस टेक थे 1983 में, उन्होंने इसको कहा 5 डायमेंशंस ऑफ कल्चर, यानी कल्चर के भी 5 डायमेंशंस हैं जो कि आपके वर्क और उसके एटीट्यूड से रिलेट करते हैं। तो पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है, जब एक एम्प्लॉय अपने आप को एक पर्सन मानते हुए इंडिविजुअली काम कर रहा है, वो सोशल का पार्ट अपने आप को नहीं मान रहा, वो अपने आप को इंडिविजुअल मान रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, वो वहाँ पे फोर कलर किस को अपने आप को पर्सन, यानी वो और उसकी फैमिली, वही लोग वो अपने आप को सोशल मान रहा है कि उसकी सोसाइटी कहाँ है, उसका समाज कहाँ है, एक वो और उसके से रिलेट करने वाले उसके फैमिली मेम्बर्स। दूसरा आता है आपका कलेक्टिज्म। ये जो कल्चर है ये डेवलप होता है किस बात से, कि जहाँ पे आपकी फैमिली जो है वो पूरे आसपास के वो सभी लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी आपसे रिलेट करते हुए आपकी फैमिलीज़, आपकी फैमिली से रिलेट करते हुए आपके नेबर्स आपके और रिलेटिव्स, ये सभी लोग आपकी उस कल्चर के अंदर आपसे रिलेट करते हुए आ जाते हैं। दूसरा आता है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस क्या कहता है कि आजकल क्या है, जब कोई पर्सन अच्छी पोस्ट पे होता है तो वो कुछ अथॉरिटी उसके पास होती है, उस अथॉरिटी को वो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि वो किस तरीके से अथॉरिटी अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वर्क को परफॉर्म किया जा सके। फिर आता है आपका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। ये वो कल्चर है जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जहाँ पे लोग घबरा रहे हैं कि नहीं आज अलग एनवायरनमेंट है तो कभी जॉब जा सकती है, मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो मेरी जॉब जा सकती है, आज मार्केट में गुड्स नहीं बिक रहे तो ये शायद प्रॉब्लम आ जाए, नई पॉलिसीज़ बन जाती है सरकार का, हो सकता है जॉब रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कल्चर ही है जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अनसेफ्टी और अनसिक्योरिटी हो रही है। फिर आता है आपका मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी क्या कहती है कि जहाँ पे हम लोग मटेरियलिज्म को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, यानी निर्जीव चीज़ों को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और फेमिनिटी को क्या कहते हैं, जहाँ पे हम रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दूसरा आता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, बिलीव्स, एटीट्यूड्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में तो है नहीं कि एक ही कास्ट के लोग काम कर रहे होंगे, एक ही एज के लोग काम कर रहे होंगे, एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग काम कर रहे होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। तो उसी में क्या है कि इन सब लोगों को आपस में काम करवाना,
एक सोच रखना, एक ऑब्जेक्टिव फोकस करना, ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क नज़र आता है। अब मैनेजमेंट भी क्या करता है, वो इन चेंजेस को देखता रहता है, इस डाइवर्सिफिकेशन को मैनेजमेंट देखता है कि कहाँ कितनी डाइवर्सिफाइड तरीके से काम हो रहा है। फिर आता है आपका मैनेजिंग द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। मान देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो सबसे ज़्यादा पड़ता है। आपने देखा होगा पहले, आज से 10-20 साल पहले, डिकेड पहले अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हाथों से हुआ करती थी। जैसे बैंक्स में हम देखते हैं लेजर बुक हाथ से मेंटेन किया जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कंप्यूटराइज ज़माना आने लगा। आजकल आप देखिए अब इंटरनेट बैंकिंग आने लग गई, लोग अपने पास सब चीज़ें रखते हैं, स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं आपके हाथों में। तो कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट डाला है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से क्या है, प्राइस रेंज भी क्या है, थोड़ी सी बढ़ने लगी। आज गुड्स और सर्विसेज की प्राइस रेंज पहले के मुकाबले महंगी हो गई। तो जो आपकी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, ये बेनिफिट दे ही रहा है, काम को अच्छे और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहा है, काम जल्दी कर रहा है, क्विक तरीके से काम होने लग गया, बट कॉस्ट भी थोड़ी थोड़ी बढ़नी लग गई है। फिर आता है मैनेजिंग द एथिकल इश्यूज। फॉर्मल जो रिलेशनशिप होते हैं, वो कई बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शुरू कर देते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है, कई बार नेगोशिएशन शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई ऐसे एथिकल इश्यूज होते हैं, वहाँ पे हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे जो आजकल के मैनेजर्स हैं, वो इन बातों को बहुत फोकस करते हैं। वो देखते हैं जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो, कहीं कोई हैरेसमेंट ना हो, किसी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अगर किसी काम को करने में नहीं है तो उसको दूसरे अदर का टास्क में इन्वॉल्व किया जा सके। तो ये सारे चैलेंजेस भी वो क्या है, इस तरीके से फेस कर रहे हैं। फिर आता है वैल्यू ऑफ ओबी इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज। ओबी का क्या रोल है? ओबी ये कहता है कि मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन चैलेंजेस को कोप अप कर रहे हैं। जैसे हमने अभी इसे ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो इन चार जो हमने नज़र आए थे फोर्सेस, इनसे हमें कुछ चीज़ें मालूम चली कॉम्पिटेंसीज के रिगार्डिंग। तो 7 फाउंडेशन कॉम्पिटेंसीज होती हैं। जैसे एक तो मैनेजिंग सेल्फ, आपको अपने आप को मैनेज करना है। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको क्विक बेसिस पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवानी है। मैनेजिंग डाइवर्सिटी, अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं तो उनको उनकी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस के आधार पर टास्क अलॉट किए जा सके। एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो हो, कहीं कोई हैरेसमेंट ना हो, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो सके। लोगों को टीम में काम करने का हैबिट देना है, और सबसे बड़ी बात, यदि कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको हम अडॉप्ट कर सके, ऐसी मेंटेलिटी हमें उनकी डेवलप उसमें करनी है। तो उसके बाद भी आप देखिए कि दो तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फिर भी फेस करने पड़ेंगे। पहला, क्विक फिक्स। किसी भी बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म टाइम होरिजन जो होता है वो बिहेवियर को चेंज करता है। जैसे अभी हम देखिए कि सडनली कुछ आता है, कुछ नई चेंजेस आते हैं, कुछ नया इम्पैक्ट पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड पे वो चीज़ें रहती हैं, लॉन्ग टर्म पे धीरे धीरे पर्सन उसमें हैबिचुअल हो जाता है। तो उस टाइम पे जब वो चैलेंज आए तो हमें बड़ा ध्यान से स्ट्रेटेजी डिसीजन के थ्रू उनको इस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लायक बनाना है। दूसरा, वेरिंग एनवायरनमेंट। कई बार मैनेजर्स जो होते हैं वो इस मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते, यानी इसको समझ नहीं पाते। तो हमें प्रॉपर तरीके से उसके इम्पैक्ट को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करना है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।